हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर 40 से लगा के 45 के बीच में मैंने पढ़ाया है एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्रांसफार्मर का। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की शुरुआत की या एफिशिएंसी तक जितने भी अभी तक मैंने लेक्चर पढ़ाए, सबसे क्वेश्चन आता ही आता है, सबसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, चलिए तो एफिशिएंसी निकालनी हमें, और एफिशिएंसी का सिंबल आप सबको पता है। देखिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए दो तीन फॉर्मूले होते हैं, उसमें ये फॉर्मूला हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है, इनटू 100%। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट भी होता है, इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट भी होता है, बट ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए लॉसेस कौन कौन से होते हैं ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में वैसे तो लॉसेस बहुत सारे, कोर टाइप कॉपर, कोर लॉस, कॉपर लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस, स्ट्रे लॉस, 4 या 5 तरीके के लॉसेस होते हैं, बट इसमें से मेजरली हमें कौन सा करना है, कोर लॉस प्लस कॉपर लॉस। कोर लॉस और कॉपर लॉस, कोर लॉस का मतलब है हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस का कॉम्बिनेशन, और ये कॉपर लॉस। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको मैं एक तरीका बताता हूं। जब भी एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल आएगा ना, तो आपको क्या करना, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉसेस निकालना है। तो इसको मैं जब इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, तो सॉल्व करके लॉसेस इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉसेस इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी माइनस 1 इनटू आउटपुट। ठीक है, 90% एफिशिएंसी दे रखा है तो 0.90 पुट कर देना है आपको। ठीक है, तो यहां से आपको क्या आ जाएंगे, लॉसेस आ जाएंगे। तो एफिशिएंसी किसी भी ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल में अगर एफिशिएंसी गिवन है, तो आपको डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉसेस फाइंड आउट करना ही करना होंगे। तो सबसे पहले आप लॉसेस निकाल के आ जाइएगा, और इस लॉसेस में किसका कॉम्बिनेशन होगा, कोर लॉस और कॉपर लॉस का होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अब मैं आपको आउटपुट और इस फॉर्मेट में इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, तो क्या इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट मतलब कि V2 टर्मिनल वोल्टेज, करंट लोड की साइड का वोल्टेज और लोड की साइड का करंट, और cos θ2 पावर फैक्टर VI cos phi मतलब एक्टिव पावर, अपॉन V2 I2 cos θ2 आउटपुट प्लस लॉसेस कौन सा हो गया आपका, लॉसेस हो गया आपका WC, ये हो गया WC को क्या बोल सकते हैं, कोर लॉस बोल सकते हैं। और कॉपर लॉस जो है आपका, कॉपर लॉस क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कॉपर लॉस को I2 स्क्वेयर इंटू Re2। रेजिस्टेंस, सारे के सारे रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी कर लिए मैंने, तो इस तरीके से भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉपर लॉस को लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपर लॉस को लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया आपका फॉर्मूला लिखने का, एक तरीका हो गया फॉर्मूला लिखने का। अब देखिए अगर ये फुल लोड पे है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, इनटू 100% लगा लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए अदर देन फुल लोड किसी भी एक्स लोड पे दे रखा है, किसी भी एक्सेथ लोड पे दे रखा है, तो आपको एक्स का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा, और यहां पे लोड का स्क्वायर टाइम्स होगा। ठीक है, तो जब भी आपको हाफ लोड पे दे रखा तो हाफ और यहां पे हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और कैलसी चलाते टाइम पे यहां पे मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। आप प्लीज बार बार, अगर आपका एक बार में आंसर नहीं आए तो आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे से चेक करिए, क्योंकि कैलकुलेशन गड़बड़ बहुत होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो x है, ये x क्या है, एक्सेथ लोड की बात हो रही, किसी भी लोड की बात। अगर फुल लोड होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है एफिशिएंसी का, इनटू 100% जरूर कर लेना, उधर की साइड में परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगा। अब मैं अगर बात करूं मैक्सिमम एफिशिएंसी की अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम एफिशिएंसी की, तो 2 पैरामीटर पर डिपेंड करती है एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी। 2 पैरामीटर, पहला कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो जितना भी आपका कॉपर लॉस है, जितना भी आपका कोर लॉस है, वो किसके बराबर हो, कॉपर लॉस के बराबर हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कंडीशन कोर लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस। तो ये क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन हो जाएगी। सेकंड कंडीशन है कि θ2 इक्वल टू 0 हो जाए, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन आ जाएगी। θ2 0 का मतलब है कि cos 0 1 मतलब कि यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन मैंने बता दी आपको। अब 2 कंडीशन बता दी तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मुझे मैक्सिमम, ये कंडीशन है मैक्सिमम एफिशिएंसी की। अब अगर मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है
तब मैं क्या बोल सकता हूं, तब मैं बोलूंगा यहां पे ये हो जाएगा आपका आउटपुट, मतलब कि, और यूनिटी पावर फैक्टर हो गया, पावर फैक्टर क्या हो गया, यूनिटी हो गया, मतलब कि केवीए बचा सिर्फ और सिर्फ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, केवीए मैक्सिमम, केवीए मैक्सिमम अपॉन केवीए मैक्सिमम अपॉन केवीए मैक्सिमम प्लस 2 टाइम्स ऑफ WC। 2 टाइम्स ऑफ WC क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके बराबर है, एक्स को भी हटा दो थोड़ी देर के लिए, ये दोनों क्या है आपके बराबर है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ WC हो जाएगा इंटू 100% हो जाएगा। इस केस में अगर केवीए मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो केवीए मैक्सिमम जो फाइंड आउट होगा वो कैसे हो जाएगा, केवीए रेटेड इंटू हो जाएगा WC डिवाइडेड बाय WCU फुल लोड। तो ये हो जाएगा आपका केवीए मैक्सिमम फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, केवीए मैक्सिमम। एक तो इस तरीके से आप मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से लोडिंग पे, एट व्हाट लोडिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी, एट व्हाट लोडिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर, है ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर, तो आप क्या बोलेंगे कौन से लोडिंग पे, तो हम यह बोल सकते हैं WC इक्वल टू एक्स स्क्वेयर I स्क्वेयर टू RE2। अगर ये फुल लोड करेंट है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, WCU फुल लोड भी बोल सकते हैं, इसको ही WCU फुल लोड कॉपर लॉस। तो X कितना हो जाएगा, ये हमारा परसेंटेज लोडिंग हो जाएगा WC अपॉन WCU फुल लोड, ठीक है। तो इस वाली लोडिंग पे ये x अगर 0.8 आता है तो 80% है ना, x अगर सपोज करो x इक्वल टू 0.8 आ गया तो इसका मतलब क्या है, 80% ऑफ लोडिंग पे हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी। सपोज करो 0.7 आ गया तो क्या हो जाएगा, 70% ऑफ दी लोडिंग पे हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है कि आप x की वैल्यू फाइंड कर लो और इस x की वैल्यू को यहां पे लगा दोगे तो वही एफिशिएंसी क्या बन जाएगा, आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी बन जाएगा। क्योंकि ये x कौन सा है, ये x कहां से आया है, ये x आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन लगा के आया है। एक तो ये तरीका है, इस डायरेक्टली ओरिजिनल वाले फॉर्मूले को अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये तो नॉर्मल एफिशिएंसी है, इसको मैक्सिमम के फॉर्मेट में अगर आपको कैलकुलेट करना है पहले लोडिंग कैलकुलेट कर लीजिए कि कौन सी लोडिंग के ऊपर मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है और वो x की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, जो एफिशिएंसी होगा डायरेक्टली मैक्सिमम की आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका है कि केवीए मैक्सिमम कैलकुलेट कर लो, केवीए मैक्सिमम कैलकुलेट कर लो और इस वाले फॉर्मूले से भी आप जा सकते हो। तो दोनों ही फॉर्मूले से आप मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल सकते हो। मैंने ऑलरेडी दोनों तरीके से आपको बता दिया है, ठीक है। एक और आता है ऑल डे एफिशिएंसी, जहां से क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव वाली एग्जाम में कभी नहीं आता, हमेशा आपके अच्छा ऑल डे एफिशिएंसी पे जाने से पहले मैं आपको एक कर्व बता देता हूं। एक कर्व है एफिशिएंसी का, वो आप भी ध्यान से देख लीजिए क्योंकि कई बार काम आ जाते हैं एफिशिएंसी और पावर फैक्टर, ठीक है। इस तरीके से कर्व बनेगा और ये मैक्सिमम एफिशिएंसी, देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी मैक्सिमम, ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर पे, और इधर की साइड में लीडिंग रहेगा और इधर की साइड में लैगिंग रहेगा, ठीक है। और जीरो कहां मिलेगा, जीरो ये है, जीरो एफिशिएंसी कहां पे मिलेगा, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, मतलब प्योरली कैपेसिटर तो एक्टिव पावर जीरो मतलब कि एफिशिएंसी भी जीरो, और दूसरा जीरो पावर फैक्टर लैगिंग। प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में एक्टिव पावर जीरो होता है, इस वजह से एफिशिएंसी भी आपकी क्या हो जाएगी, दोनों पॉइंट्स पे जीरो हो जाएगी, यूनिटी पावर फैक्टर पे मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब एक और चीज आती है ऑल डे एफिशिएंसी। ऑल डे एफिशिएंसी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चंस कम आते हैं क्योंकि वो एक कन्वेंशनल अप्रोच से किया जाने वाला प्रॉब्लम है, तो कन्वेंशनल एग्जाम में ज्यादा आता है, बट फिर भी एक फॉर्मूला जरूर बता देता हूं मैं आपको। देखिए ऑल डे एफिशिएंसी जो होता है, ऑल डे एफिशिएंसी ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए ही वैलिड रहेगा। क्यों, क्योंकि ऑल डे एफिशिएंसी उस ट्रांसफार्मर की निकाली जाती है जिसका टर्मिनल वोल्टेज बार बार वेरी करता हो, मतलब लोड का वेरिएशन ज्यादा हो, वहां पे हम लोग ऑल डे एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। पूरे दिन का 24 घंटे में क्या एफिशिएंसी, मतलब 24 घंटे पे उस ट्रांसफार्मर के ऊपर कितना लोडिंग है, कितना क्या है, वो सब कुछ हम लोग कैलकुलेट करके 24 आवर्स के लिए एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूट। और लोड का वेरिएशन किस में पॉसिबल है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। तो ऑल डे एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए निकाली जाती है, ठीक है। तो यहां पर ये ऑल डे एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है ऑल डे, ठीक है, ऑल डे कर देते हैं, आउटपुट इन किलोवाट आवर, ठीक है, एनर्जी की टर्म में, है ना, एनर्जी की टर्म में किलोवाट, वाट में टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाता है, एनर्जी आ जाता है, पावर इनटू टाइम एनर्जी। तो आउटपुट
इन किलोवाट आवर, फिर कॉपर लॉस इन किलोवाट आवर, कॉपर लॉस को भी हमें किलोवाट आवर में निकालना है, प्लस कोर लॉस इनटू 24 आवर्स। 24 घंटे के लिए कोर लॉस तो क्या है, 24 घंटे के लिए हो रहा है, इनटू 100%। तो ये फॉर्मूला आपका क्या है, ऑल डे एफिशिएंसी का होगा। और ऑल डे एफिशिएंसी इन जनरल, हमारा ऑल डे एफिशिएंसी क्या होता है, नॉर्मली पावर एफिशिएंसी से क्या होगा, पावर एफिशिएंसी से कम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर लोड का वेरिएशन ज्यादा है। अगर लोड वेरिएशन नहीं होगा, एग्जैक्टली लोड वेरिएशन अगर नलीफाई कर दे तो दोनों एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इक्वल टू का भी साइन लगा सकते हैं। अगर लोड वेरिएशन लगभग बहुत नेग्लिजिबल रहा तो दोनों एफिशिएंसी बराबर, अदरवाइज लोड वेरिएशन रहेगा तो लेस देन रहेगा पावर एफिशिएंसी से। बट यहां से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछे जाएंगे इस फॉर्मूले से, क्योंकि इसमें बड़ी सी टेबल वेबल सब बनती है, कन्वेंशनल अप्रोच से होता है। कन्वेंशनल में ऑल डे एफिशिएंसी से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं। ऑब्जेक्टिव में इन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके कोर लॉस और कॉपर लॉस कैसे निकलते हैं, ओसीएससी टेस्ट से। तो ओसीएससी टेस्ट और एफिशिएंसी का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट बन के क्वेश्चन जरूर आएगा आपको, ठीक है। तो इतनी डिटेल आपको पता होनी चाहिए एफिशिएंसी में। अब मैं जल्दी से बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना है। सो एफिशिएंसी का जितना भी कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, मैंने 10 मिनट के अंदर सब कुछ बता दिया है। इससे बाहर कोई भी फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है, जी-सेंट्रिक एप्लीकेशन पे जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, लेक्चर नंबर 42, 43, 44 आप में जाइएगा। 42 में 51 और 55 ये दो क्वेश्चन कर लेना, बाकी काम हो जाएगा आपका। 43 में क्वेश्चन नंबर 57 भी कर लेना। 44 में 63, 64 और 65 ये 3 क्वेश्चन और कर लेना। तो 6 क्वेश्चन से ये जितना भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा न्यूमेरिकल में आपका कवर हो जाएगा। देखिए गाइस, मैं बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा रहा हूं और बहुत ही इफेक्टिव वे में। यहां से सीधा सीधा कहां से नंबर आ सकता है एग्जामिनेशन में, उसी के ऊपर मेरा पूरा का पूरा फोकस है। अदरवाइज मैंने डिटेल वर्जन में तो बहुत कुछ एडिशनल चीजें भी पढ़ाई है, उनका एक्चुअल गेट एग्जाम। देखिए ऐसा नहीं कि वो यूजलेस है, वो चीज़ों का आपके दिमाग को बेहतर वे में समझने के लिए, थोड़ा सा ब्रॉड वे में चीज़ों को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट एग्जाम में कौन सी चीज़ आपको मायने रखती है, एग्जाम वाले दिन कौन सी चीज़ आपको ध्यान रख के जाना है ज़्यादातर, वो सारी चीज़ बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने पहले से पढ़ लिया तो उनका डिसएडवांटेज हो गया है ना, उनके लिए अलग तरीके से उनका दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी से ग्रास्प करेगा, ठीक है। तो आपको 6 क्वेश्चन आपको करना है एफिशिएंसी के ऊपर, एफिशिएंसी का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। देखा हम लोगों ने क्विकली 3-4 लेक्चर में ही हम लोग लेक्चर नंबर 45 तक आ गए। अब जल्दी से, अब देखिए जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में उसमें इंपॉर्टेंट चीजें पूरी खत्म हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटी छोटी चीजें ऑटो ट्रांसफार्मर और पैरेलल ऑपरेशन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। और उसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन में बताने की जरूरत नहीं मुझे, मैं जस्ट लेक्चर नंबर बता दूंगा, उस लेक्चर नंबर का देख लेना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं वहां से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। सो चलिए गाइस नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 46 से 52 के बीच में मैंने पढ़ाया है आपको ऑटो ट्रांसफार्मर और डॉट कन्वेंशन, डॉट कैसे लगाते हैं, ठीक है। डॉट कन्वेंशन और पोलैरिटी टेस्ट दोनों के बारे में बताया। डॉट कन्वेंशंस ये आपको नेटवर्क थ्योरी में भी मैंने बताया है, डॉट कन्वेंशन, पोलैरिटी टेस्ट भी इसी में बताया है, और ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर से बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं और किताबों में भी ऑटो ट्रांसफार्मर को इतना डिटेल में दे दिया है कि जिसकी कोई हद नहीं। बट क्वेश्चन बहुत ही सिंपलेस्ट मैनर में पूछा जाता है आपसे गेट में, ठीक है। आपको क्या करना है, जो लोग वाकई में यहां से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ लेक्चर नंबर 49 आप देख लीजिए। लेक्चर नंबर 49 को कंप्लीटली आप देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं। देखिए डॉट कन्वेंशन में आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर में होती है 2 वाइंडिंग। देखिए ये होता है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखिए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसमें जो वाइंडिंग है वो फिजिकली कनेक्ट नहीं होती है। बट ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग क्या होती है, फिजिकली कनेक्ट होती है। अब देखिएगा यहां पर इन दोनों वाइंडिंग्स में क्या होगा, यहां पर देखिएगा डॉट लगे रहते हैं, ये डॉट लगे रहते हैं, दोनों में डॉट है। अब डॉट में आप ये समझिएगा कि एक में क्या होगा, एंटरिंग पोलैरिटी, अगर इसमें एंटरिंग पोलैरिटी होता है इसमें क्या होना चाहिए, इट शुड बी लिविंग। मान लीजिए ये मैंने यहां से करंट दे दिया। अब एंटरिंग लिविंग कैसे देखना है वो तो आप डॉट कन्वेंशन में जाइए, नेटवर्क थ्योरी में बताया मैंने, और इसके एक आध लेक्चर में भी बताया है, इतना तो आना चाहिए आपको। तो यहां पर अगर ये है एंटरिंग, यहां पे एंटरिंग हो रहा है
और एंटरिंग करते टाइम पे मैंने आपको बताया है, चलो बता ही देता हूं मैं कि एंटरिंग लिविंग कैसे देखते हैं। जहां पे डॉट लगा है वहां पे दरवाजा लगा दीजिए, डोर, डॉट डी फॉर डोर, दरवाजा, और दरवाजे के जस्ट सामने आप बैठ जाइए चेयर लगा के और दरवाजे को देखते रहिए। उस दरवाजे से अगर करंट कौन है आपका, मेहमान है, गेस्ट, अगर ये मेहमान या गेस्ट इस दरवाजे से एंटर होंगे, बाहर जा रहे हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंटर होने के लिए आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका एंटरिंग पोलरिटी हो गया। ये क्या हो गया, एंटरिंग पोलरिटी। तो अगर ट्रांसफॉर्मर की एक वाइंडिंग एंटरिंग है तो दूसरी क्या होना चाहिए, इट शुड बी लिविंग। इट शुड बी लिविंग मतलब कि ये दरवाजा है और यहां पर आप बैठे हैं, इसके अपोजिट में बैठना है और दरवाजे को देखना है। तो दरवाजे से आपको अगर इधर का एंटरिंग है तो इसका लिविंग बनाना है, तो मतलब जाते हुए, तो मेहमान जाते हुए कब नजर आएंगे, जब करंट इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आपके करंट की डायरेक्शन इस तरीके से मैटर करेगी कि अगर एक वाइंडिंग एंटरिंग है तो दूसरी क्या होनी चाहिए, इट शुड बी लिविंग पोलरिटी होना चाहिए, लिविंग। आइडिया दे दिया मैंने कैसे करना है, डॉट लगे वहां दरवाजा लगा दो, उसके अपोजिट बैठ जाओ और आप देखो कि आ रहा है या जा रहा है ना, इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए, तो अगर ये लिविंग हुआ तो ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी एंटरिंग। ठीक है, तो अपोजिट होना चाहिए, ये एक कॉन्सेप्ट है पहला तो डॉट कन्वेंशन का। अब इस टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर जो कि फिजिकल टच नहीं है, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कन्वर्ट करना है अगर, तो इसका कनेक्शन बनाना पड़ेगा हमें। इसका कनेक्शन मान लीजिए इस तरीके से मैंने बना दिया, एक वाइंडिंग ये कर दी, फिर दूसरी वाइंडिंग को फिर कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर सोर्स कहां लगेगा, ये है आपका सोर्स, और लोड कहां पे लगेगा, ये है आपका लोड। ये किस तरीके से होगा, ठीक है, ये किस तरीके से होगा, ये सारा का सारा आपको क्वेश्चन के थ्रू ही पता चलेगा, है ना। इसलिए मैंने बोला लेक्चर नंबर 49 पूरा देख लेना। क्यों, क्योंकि कई बार यहां पे एडिटिव पोलरिटी भी होगी। एडिटिव पोलरिटी मान लीजिए ये ले लिया मैंने, डॉट डॉट इस तरीके से कनेक्ट होगी, तो जहां डॉट वहां प्लस, जहां डॉट वहां प्लस, तो मान लीजिए V1 है और ये V2 है, तो यहां का वोल्टेज अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो ये हो गया एडिटिव पोलरिटी। अगर सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी हुई तो मान लीजिए डॉट यहां पे है और दूसरा डॉट यहां है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो अब क्या हो जाएगा, आपका जो बड़ा रहेगा मान लीजिए V2 माइनस V1, ये सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी के साथ हो जाएगा। और यहाँ पे करंट फाइंड आउट कर लेना है आपको, ये जो करंट यहाँ पे KVA रेटिंग दोनों का KVA तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक करंट आ जाएगा I2 करंट, तो इस I2 करंट और यहाँ पे जो भी एडिटिव हो सब्ट्रैक्टिव डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन के क्या रहेगा, उसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा आपका KVA आउटपुट, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का KVA आउटपुट। और इसी के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक साल छोड़ के कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही आता है। तो करना कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि एडिटिव होगा सब्ट्रैक्टिव होगा, डॉट यहां लग, अब कैसे एडिटिव होगा सब्ट्रैक्टिव होगा ये कैसे पता चलेगा, सारा का सारा आपको न्यूमेरिकल में हिंट गिवन रहेगा। मैं आपको न्यूमेरिकल बता देता हूं कौन सा करना है। ये जो 49 वाला लेक्चर है कंप्लीटली आप देख लीजिए, इसी के अंदर जितने न्यूमेरिकल हो सारे के सारे बना लेना, आपको पूरा ऑटो ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने ऑटो ट्रांसफॉर्मर में बहुत सारी एडिशनल चीजें बताई है, वेट बताया है, वॉल्यूम बताया है, इन सबसे क्वेश्चन आज तक देखा नहीं गया है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। वैसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर में बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, जब थ्योरी कंप्लीट लेक्चर पढ़ाते हैं तब बहुत सारी डिटेल पढ़ाते हैं, बट गेट के लिहाज से अब आ जाए तो अलग बात है। आप नहीं तो बोलोगे सर आपने तो बोला था आएगा नहीं, क्योंकि मैं कोई पेपर तो देख नहीं रहा हूं, एक अंदाजा लगा सकता हूं मैं हर साल का जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, बट अगर आउट ऑफ बॉक्स चीजें आ गई तो उसका कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, इसके बेसिस पे KVA आउटपुट रेटिंग, या फिर कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया तो यहां से देखने पे रेजिस्टेंस कैसा होगा, सारा सारा क्वेश्चन इसी के अंदर कवर है, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो आपके अलग अलग रेशोज है या वॉल्यूम ऑफ कॉपर ये है वो है, बहुत सारी चीजें होती है, सेविंग कितनी हो रही है कॉपर की, ये सब क्वेश्चन गेट में आज तक देखने को नहीं मिले हैं। पढ़ाए जरूर है मैंने भी फुल कोर्स में, बट वो वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम ही है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर बहुत ही आसान सा टॉपिक है, सिर्फ ट्रिक पता होनी चाहिए डॉट की। और यहां पर भी करंट का क्या होगा, अगर एक में, मतलब मैं ब्लू कलर वाला देखूं तो अगर एक में यहां पे ये हो गया लिविंग, ये लिविंग पोलरिटी है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी एंटरिंग, ठीक है। तो लिविंग एंटरिंग के हिसाब से ही चलेगा यहां पर भी, ठीक है। अभी मैं नहीं बना रहा हूं यहां पे, तो यहां पे अगर इस तरीके से आपने देख लिया कि ये एंटरिंग है, तो यहां से ये क्या है आपका लिविंग है, ठीक है, लिविंग है। कैसे पता चल रहा है लिविंग, क्योंकि जहां डॉट है वहां दरवाजा लगा दिया हम लोगों ने, और यहाँ सामने बैठ के कुर्सी लगा के दरवाजे से बाहर निकलते हुए मेहमान दिख रहे हैं, तो ये लिविंग है। और यहाँ पे देख लिया, कुर्सी लगा लिया, डॉट को देख रहे हैं, अंदर आ रहे हैं मेहमान, तो ये क्या हो गया, एंटरिंग हो गया, तो एंटरिंग लिविंग। तो यहां पर भी अपोजिट होना चाहिए, एंटरिंग लिविंग। तो ये चीज का ध्यान रखना है,
बाकी ये लेक्चर एक्सप्लोर करिए, इसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इससे ज्यादा ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जरूरत नहीं। एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, बट वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड नहीं आएंगे, ठीक है, गेट के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ भी बढ़ लेते हैं। सो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज पैरेलल ऑपरेशन। तो लेक्चर नंबर 53, 54, 55 तीनों लेक्चर में मैंने पैरेलल ऑपरेशन को कवर किया। पैरेलल ऑपरेशन हर साल क्वेश्चन नहीं आता, यहां से 4 से 5 सालों में एक आध बार क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है पैरेलल ऑपरेशन से। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ करंट डिवीजन रूल का ध्यान रखना है, बाकी चीजें सब पता चल जाएगी, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, दो अगर ट्रांसफॉर्मर पैरेलल ऑपरेशन लगा रहे हैं, मान लीजिए दो ट्रांसफॉर्मर में ये मैंने लगा दिया, एक ट्रांसफॉर्मर का इंपेडेंस बना दिया, ये दूसरा ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ये दूसरा ट्रांसफॉर्मर है। इस पहले ट्रांसफॉर्मर का मान लेते हैं ZA है और ये है आपका ZB, और ये टोटल कितना ST टोटल KVA को शेयर कर रहा है। तो आपसे पूछा है, मान लीजिए SA का कंट्रीब्यूशन कितना है और SB का कंट्रीब्यूशन कितना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है आपको, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इंपीडेंस रिएक्टेंस जो भी बोले, रेजिस्टेंस अगर हट जाएगा तो रिएक्टेंस रहेंगे, तो यहाँ पे इंपीडेंस ये दो ट्रांसफॉर्मर नंबर A और ट्रांसफॉर्मर नंबर B, ठीक है। दो ट्रांसफॉर्मर किसी एक कॉमन लोड को शेयर कर रहे हैं। तो आपसे पूछा कि इसका शेयरिंग कितना और इसका शेयरिंग कितना, तो आप कैसे निकालेंगे, करंट डिवीजन रूल, मतलब कि अगर ऐसे निकालना है तो करंट डिवीजन रूल में जिसके अक्रॉस हमें निकालना होता है उसके अपोजिट वाला इंपीडेंस हम लोग क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं, और देन टोटल ZA प्लस ZB इनटू ST, तो ये आ जाएगा आपका इसका कॉन्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली SB अगर निकालना है तो ZA डिवाइडेड बाय ZA प्लस ZB इनटू ST, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आपका यहां पे पैरेलल ऑपरेशन का क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब इतना आसान नहीं है, देखिए ये जो ओमिक वैल्यू है, ये ओमिक वैल्यू हुई तो इस तरीके से कर सकते हैं, मान लीजिए पर यूनिट सिस्टम हुआ, तो पर यूनिट हुआ, अगर ये पर यूनिट में हुआ तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, किसी एक ट्रांसफॉर्मर के KVA बेस पे पर यूनिट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, पर यूनिट चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्टली हमें करंट डिवीजन रूल नहीं लगाना है, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट पे, क्योंकि ये जो पर यूनिट होंगे ये पर यूनिट अपने अपने ट्रांसफॉर्मर के रेटिंग के हिसाब से होंगे, तो हमें एक कॉमन इन दोनों में से भी ले सकते हैं, किसी एक चीज का बेस ले सकते हैं, KVA बेस ले सकते हैं। मान लीजिए KVA A बेस ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, और KVA इसका KVA A और KVA B दो रहेंगे, तो किसी एक को बेस ले लो, या दोनों को नहीं लेना तो किसी तीसरे को बेस ले लो, और पर यूनिट को नई पर यूनिट क्वांटिटीज चेंज करना है। तो नई पर यूनिट क्वांटिटीज चेंज करता आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो नई पर यूनिट क्वांटिटी मान ली Z पर यूनिट न्यू, तो ये हो जाएगा ओल्ड इनटू ओल्ड पर यूनिट MVA या KVA न्यू अपॉन KVA ओल्ड, KVA न्यू अपॉन KVA ओल्ड, ठीक है। तो इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट, ये पता आई थिंक आता होगा आपको कॉन्सेप्ट। तो पर यूनिट, जब भी आपको पर यूनिट में डेटा गिवन हो तो आपको एक कॉमन रेफरेंस पे, कॉमन बेस पे चेंज करना पड़ेगा दोनों को, देन अप्लाई करंट डिवीजन रूल, इतना ध्यान रखना है आपको। इसमें लेक्चर नंबर 54 आप कर लीजिएगा, लेक्चर नंबर 54, इसके अंदर सारी के सारी डिटेल्स या सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं, तो सिर्फ लेक्चर नंबर 54 को आप पढ़ जाइएगा और उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना, तो सारे के सारे पैरेलल ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट कवर हो जाने हैं। एक लास्ट लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 56, लेक्चर नंबर 56, इस वाले लेक्चर में मैंने डायमेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम करवाई है, सिर्फ एक ही लेक्चर है, ये सिर्फ एक ही लेक्चर है, डायमेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम। डायमेंशन कि ट्रांसफॉर्मर का हाइट, लेंथ है ना, विड्थ अगर बढ़ा देंगे तो क्या चेंजेस होगा, क्या नहीं चेंजेस होगा। तो इस वाले लेक्चर में जितने भी डायमेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारे के सारे मैंने कवर कर दिए हैं, तो ये लेक्चर भी देख लेना। लेक्चर ज्यादा बड़े नहीं है ना, 25 से 30 मिनट के लेक्चर है, हार्डली 25 से लगा के 30 मिनट के लेक्चर हैं, उनको भी आप 10-10 सेकंड फॉरवर्ड करके या स्पीड अपने हिसाब से बढ़ा के देख सकते हैं, जस्ट लाइक यूट्यूब, ठीक है। तो अपने हिसाब से 54 भी देख लेना और 56 भी देख लेना, तो सारा दोनों कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाने हैं। तो ये रही बात आपका सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का रिवीजन फिनिश हो जाता है, फिनिश हो गया सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए रिवीजन सीरीज ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका सिलेबस में इसी साल ऐड हुआ है मशीन, और ट्रांसफॉर्मर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा। अभी इंडक्शन मशीन का होगा 3 फेज, तब भी सुनना है ना। तो ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर आपके लिए फिनिश हो गया। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है।
जो भी पेड यूजर है वो तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे इस कोर्स को, क्योंकि उनके पास समरी के साथ साथ क्वेश्चंस के लेक्चर भी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन ही बनाना है हमें 3 घंटे में। थ्योरी जितना भी मर्जी चाहे पढ़ लो, अल्टीमेटली हमें बनाना क्वेश्चन ही, और क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। और मैं कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप उस दिन जब एंटर हो एग्जामिनेशन हॉल में, और अगर आपके मशीन और पावर सिस्टम 2 सब्जेक्ट भी अगर स्ट्रांग रहे, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा, और आप वो कॉन्फिडेंस आपके दूसरे सब्जेक्ट पे भी देखने को मिलेगा। आप काफी रिलैक्स होकर चीजें करोगे, क्योंकि आपका 12 और 12 24 से 25 नंबर का वेटेज लेके आप 2 ही सब्जेक्ट से जाओगे। तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी यूजर नहीं है वो कम से कम 1999 में कोरोना सब्सक्रिप्शन मंथली पैकेज, कोरोना सब्सक्रिप्शन जी सेंटर का एप्लीकेशन से प्लीज परचेस कर लीजिए। 25 नंबर का सवाल है, ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे पास टाइम होता तो मैं जरूर यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कराता, बट वो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका और मैं डबल मेहनत नहीं कर सकता, ठीक है। मैं कॉम्पैक्ट करके इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। बाकी आपकी श्रद्धा भक्ति जो पेड यूजर है वो प्रायोरिटी है, उनके पास लेक्चर्स है, तो उनको मैं यहां पे बता दे रहा हूं कौन से लेक्चर आपको करने, क्योंकि उनने बहुत पहले से ट्रस्ट किया है और बहुत डिटेल वर्जन में मुझसे पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन मेरी ड्यूटी है उनके लिए। और बाकी जो लोग नहीं है उनके लिए भी 1999 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, जिसमें सारे सब्जेक्ट खुल जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का कुछ कुछ अगर आपको डाउट भी हो, कुछ टॉपिक वीक भी हो, तो उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 3 फेज ट्रांसफार्मर के साथ। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को यहीं तक देखना है, 3 फेज आपके सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 3 फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत ही 12 लेक्चर के अंदर 3 फेज मैंने पूरा का पूरा खत्म किया है जी सेंटर के एप्लीकेशन पे, बट यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर सारा चीज बता दूंगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।